आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। पहले हम लोग इस चैप्टर को जो भी बुक में लिखा है वो समझ लेते हैं और फिर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा उसके नोट्स के बारे में, जिसमें शॉर्ट रहेगा और आप उसे लिख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो पहले हमारा चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसे स्टार्ट करते हैं आप। तो पहले लिखा हुआ है यहाँ पर कि while examine a thin slice of cork, while examine a thin slice of cork, कॉर्क हम लोग उसे कहते हैं जो बार्क ऑफ अ ट्री होता है। बार्क ऑफ अ ट्री को हम लोग कहते हैं कॉर्क। ये डिफरेंशियल हो गया किसका? कॉर्क का। ये बार्क ऑफ अ ट्री को पूरा नहीं कहते हैं हम लोग, उसके जो पार्ट होता है उसे हम लोग कहते हैं कॉर्क। रॉबर्ट हुक ने एक स्लाइस ऑफ कॉर्क को देखा था, तो उसमें यहाँ लिखा हुआ है रॉबर्ट हुक सॉ दैट द कॉर्क रिसेम्बल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ अ हनीकॉम्ब। हनीकॉम्ब आपने देखा होगा, उसी तरह रॉबर्ट हुक को क्या मिला था? कॉर्क का स्ट्रक्चर मिला था, कंसिस्टिंग ऑफ मेनी लिटिल कंपार्टमेंट। उस हनीकॉम्ब में भी जैसे उसका जैसे कि ये वो रहता है और ये हो गया, ये इसी तरह क्या रहता है? हनीकॉम्ब भी रहता है। तो उसी तरह वो कॉर्क भी था, हनीकॉम्ब की तरह हर एक कंपार्टमेंट भी उसमें था। और यहाँ पे लिखा हुआ है कॉर्क ये जो सब्सटेंस जो मैंने कहा था, देखिए इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं डार्क करके दूसरा करके दिखाता हूँ, ये रहा। कॉर्क इज अ सब्सटेंस विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री। कॉर्क इज अ सब्सटेंस विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री, जो मैंने आपको बताया था। ये रॉबर्ट हुक ने कब इसे ऑब्जर्व किया था? उसका ईयर दिया हुआ है 1665। और इसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती। किसी भी छोटी सी चीज़ या सेल को देखने के लिए हम अपने नेकेड आई को नेकेड आई से नहीं देख सकते। नेकेड आई को मतलब नंगी आंखों से हम लोग नहीं देख सकते हैं। हम लोग को उसके लिए किसका यूज़ करना होगा? माइक्रोस्कोप का। ये स्ट्रक्चर है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। माइक्रोस्कोप भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। मैं आपको दूसरी वीडियो में सारी ये सब के बारे में बता दूंगा कि क्या होता है और कैसे माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। और यदि इस वीडियो में मुझसे कुछ गलती होती है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि वो गलती क्या है। और आगे लिखा हुआ हुक मेड दिस चांस ऑब्जर्वर बाय ए सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप। उन्होंने खुद का एक माइक्रोस्कोप बनाया था, ना कि जैसे कि हम लोग अभी क्या करते हैं, खरीद कर माइक्रोस्कोप में देखते हैं। जो भी यदि प्लांट सेल का देखना हो या एनिमल सेल का देखना हो तो हम लोग खरीद कर देखते हैं, पर उन्होंने खुद का माइक्रोस्कोप बनाया था और कॉर्क को ऑब्जर्व किया था। तो उन्हें मिला था कि जो कॉर्क का स्ट्रक्चर है हनीकॉम्ब की तरह होता है। रॉबर्ट हुक कॉल्ड दीज बॉक्सेस सेल्स। रॉबर्ट हुक ने जो कॉर्क का स्ट्रक्चर निकला हनीकॉम्ब जैसा, उस बॉक्स को यानी कि उस कंपार्टमेंट को उन्होंने नाम दिया सेल। सेल इज अ लैटिन वर्ड। सेल क्या है? एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है अ लिटिल रूम। जो यहाँ पे बुक पे आपको, अगर बुक आप पढ़ते हैं तो आपको मिल जाएगा कि सेल का लैटिन वर्ड क्या होता है? लिटिल रूम। और यदि मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा जो ऐसे मैंने आपको बताया है। दिस मे सीम टू बी अ वेरी स्मॉल एंड insignificant incident but it is very important in the history of science। ये बहुत छोटा होता है पर ये बहुत इम्पोर्टेंट भी होता है। ये वेरी स्मॉल भी होता है और इम्पोर्टेंट भी बहुत होता है। ये वेरी स्मॉल तो ठीक है, पर इम्पोर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि
इसी के अंदर बहुत सारा फंक्शन होता है जिससे सेल से बनता है हमारा टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल सिमिलर जो रहेगा उसी से हम लोग का बनता है टिश्यू, और टिश्यू से बनता है ऑर्गन, और ऑर्गन से बनता है हमारा बॉडी। ठीक है, तो ये सब हमारा मदर वूम में होता है। जिसमें सीम टू, ये यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया। दिस वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम दैट समवन हैड ऑब्जर्व दैट लिविंग थिंग्स अपीयर्स टू कंसिस्ट ऑफ सेपरेट यूनिट्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहला टाइम था जो कभी किसी ने लिविंग थिंग्स के यूनिट, सबसे यूनिट सेल को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट ऑफ बॉडी। सेल को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट ऑफ बॉडी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है द यूज ऑफ द सेल, द यूज ऑफ द वर्ड सेल टू डिस्क्राइब दीज यूनिट्स इज बीइंग यूज्ड टिल डे इन बायोलॉजी। द यूज ऑफ द वर्ड सेल, जो वर्ड है सेल, ये आज तक यूनिट के लिए यूज़ किया जाता है किसमें, बायो में। जैसे हम लोग यूनिट, मीटर, सेंटीमीटर फिजिक्स या मैथ्स में पढ़ते हैं, उसी तरह यूनिट आज तक का क्या है हमारे बायो में, सेल है। तो अब आगे पढ़ते हैं कि सेल क्या होता है, उसके कैसे बना है, ये सब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिम्स मेड अप ऑफ। लिविंग ऑर्गेनिम्स किस चीज़ से बने हैं, तो पहले यहाँ पे जो एक्टिविटी दिया है हम लोग उसे पढ़ते हैं। तो एक्टिविटी में लिखा हुआ है कि एक स्मॉल ओनियन पिल ले। तो ओनियन पिल हम लोग उसे कहते हैं जो एक जब आप उसे निकालिएगा तो आपको लगेगा कि छिलका, पिल मतलब यहाँ पे छिलका नहीं होता, जो सबसे पतला होगा, जिसमें से यदि आप उसे निकालिएगा ओनियन में से तो सबसे जो पतला, जिसमें से ट्रांसपेरेंट नहीं, यानी कि कुछ ट्रांसलूसेंट, यानी कि थोड़ा थोड़ा उधर आर पार भी दिखे, उसे हम लोग ओनियन पील कहते हैं। विद द हेल्प ऑफ अ पेयर ऑफ फोर्सेप, फोर्सेप कुछ इस तरह का होता है, जो मैं आपको बाद में इमेज दिखा दूंगा कि उसका इमेज कैसा होता है एक दूसरी वीडियो में। जो फोर्सेप किसके लिए, फोर्सेप हम लोग उसके स्किन को उतारने के लिए, यदि हम लोग उसमें हाथ लगाएंगे तो शायद उसमें आपका जो फिंगरप्रिंट होगा वो भी निकल जाएगा। कॉल्ड इपरडिमिस, जो आप निकालिएगा फोर्सेप से, उस पील को हम लोग क्या कहते हैं, इपरडिमिस। फ्रॉम द कॉन्केव साइड इनर लेयर ऑफ द ओनियन, ये कॉन्केव जैसा शेप रहेगा उसका, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ओनियन का रहेगा, उसको कॉन्केव साइड से निकालेंगे, उसका इनर लेयर को हम लोग कहते हैं एपरडिमिस। एपरडिमिस वही जो मैंने आपको ओनियन पिन के बारे में बताया। अब आगे, दिस लेयर कैन बी पुट इमिडिएटली इन अ वॉच ग्लास। वॉच ग्लास ऐसा कुछ होता है, वो थोड़ा सा छोटा रहेगा, ठीक है। उसे जल्दी, जैसे ही आप फोर्सेप से निकालिएगा एपरडिमिस को, तो उसी समय वॉच ग्लास के अंदर डाल दीजिएगा। और वॉच ग्लास को पहले ही वॉच ग्लास के अंदर क्या रखिएगा, पानी उसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है दिस विल प्रिवेंट द पिल फ्रॉम गेटिंग फोल्डेड और गेटिंग ड्राई। हम लोग वॉच ग्लास के अंदर पानी क्यों रखेंगे, क्योंकि यदि हम लोग एपरडिमिस यानी कि ओनियन पील को डालेंगे तो यदि वो मुड़ ना जाए, ऐसा कुछ हो ना जाए, या वो ड्राई ना हो जाए, यानी कि सूख ना जाए, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, उसको वहाँ वॉच ग्लास में पानी को रखेंगे। व्हाट डू वी डू विथ दिस पिल, जो हम लोग एपरडिमिस निकाले यानी कि पील है, उसके साथ हम लोग अब क्या करेंगे, वही क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो एक ग्लास स्लाइड लेंगे, ग्लास साइड वॉच ग्लास से बहुत छोटा होता है, बस ऐसा ही कुछ दिखता है।
Put a drop of water on it and transfer a small piece of the peel from the watch glass to the slide. वॉच ग्लास, सॉरी मैंने ये आपको कुछ और ही बताया। स्ट्रिप को कहते हैं वॉच ग्लास। ऐसे लंबाई में होता है। तो अब वॉच ग्लास में से हम लोग जो स्मॉल पीस है ओनियन पील का इस ग्लास स्लाइड पर रख देंगे। आगे है मेक श्योर दैट द पील इज परफेक्टली फ्लैट ऑन द स्लाइड। जो पील है वो फ्लैट होना चाहिए, मुड़ा नहीं होना चाहिए, वरना आपका जो सेल होगा स्ट्रक्चर वो आपको साफ नहीं दिखेगा और वो ख़राब भी हो जाएगा। इसीलिए वो फ्लैट होना चाहिए, फोल्डेबल नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे आगे लिखा हुआ है अ थिन कैमल हेयर पेंट ब्रश माइट बी नेसेसरी टू हेल्प ट्रांसफर द पिल। जब आप वॉच ग्लास से ग्लास स्लाइड में डालिएगा तो उस समय भी अपने हाथों से नहीं, किसी दूसरी चीज़ से, यहाँ पे लिखा है पेंट ब्रश से उसे रख दीजिए। ठीक है। नाउ वी पुट अ ड्रॉप ऑफ सैफरन सॉल्यूशन। प्लांट सेल के लिए हम लोग कौन सा उसे रंग डालेंगे, वरना यदि वो हम लोग उसमें रंग नहीं डालेंगे तो वो दिखिएगा नहीं उसका कलर, क्योंकि वो मैंने आपको पहले बताया था पिल जो होगा वो ट्रांसपेरेंट होगा तो उसका उजला कलर होगा। इसीलिए हम लोग उसके अंदर कलर डालेंगे और कलर कौन सा होगा, सैफरनी सॉल्यूशन का होगा। किस पर डालेंगे, तो कवर स्लिप होता है उस पर डालेंगे। आगे लिखा हुआ है टेक केयर टू अवॉइड एयर बबल्स वाइल पुटिंग द कवर स्लिप विद द हेल्प ऑफ माउंटिंग नीडल। तो यदि उस पर एयर बबल आ जाएगा तो हम लोग कवर स्लिप पर धीरे धीरे माउंटिंग नीडल से क्या करेंगे, उसे जो भी बबल होगा उसे हम लोग फोड़ देंगे, जिससे जो पानी होगा वो हमें माइक्रोस्कोप के अंदर ना दिखे। आगे लिखा हुआ है आस्क योर टीचर फॉर हेल्प। यदि आपको हेल्प चाहिए तो आप टीचर से जाके क्या करेंगे, हेल्प लेंगे उस बबल को फोड़ने में, या जो भी जहाँ पे आपको स्टेप नहीं आ रहा है वहाँ पे। ये आप एक्टिविटी अपने स्कूल साइंस लैब में कर सकते हैं, बायोलॉजी लैब या, ठीक है। वी हैव प्रिपेयर्ड अ टेम्पोररी माउंट ऑफ ओनियन पील। हम लोग ने क्या तैयार कर लिया, ओनियन पील को यहाँ पे तैयार हो गए। अब इसे हम लोग रखेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे। वी कैन ऑब्जर्व दिस स्लाइड अंडर लो पावर फॉलोड बाय हाई पावर ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो जो हम लोग ने स्लाइड तैयार किया है अब उसे हम लोग इसके देखिए, ये हमारा आई पीस, इसके हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे यहीं पे हम लोग क्या रखेंगे, अपना स्लाइड रखेंगे। और ये एक होता है, ये हो गया हमारा जिस उस पर लिखा हो रहता है 40x, और एक होता है हमारा 10x। तो पहले हम लोग 10x पर देखेंगे, और यदि हम लोग उससे और ज़्यादा जानना चाहेंगे तो 40x पर। तो ये जो ये इमेज दिखाया गया है, ये इमेज 10x का है, ठीक है। अब आगे लिखा हुआ है कि इसमें इसका एक स्ट्रक्चर के बारे में दिया हुआ है। ये हो गया हमारा आई पीस, ये हो गया बॉडी ट्यूब, जो ऐसे है उसे हम लोग कहते हैं बॉडी ट्यूब। और ये कोर्स एडजस्टमेंट, इससे हम लोग देख उसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, और ये भी उसी की तरह काम करता है। और ये जब हम लोग पकड़ेंगे, जब हम लोग स्लाइड को देखेंगे तो अपने हाथ को पीछे रखेंगे जिससे वो हिले डुले ना। और यहाँ पे यहाँ पर एक सिट पिन जैसा कुछ होता है, उस स्लाइड को ऐसे दबा कर रखिए जिससे ये हिले ना। यदि हिल जाएगा तो हमारा स्लाइड क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। और यहाँ पे दिया हुआ है इसके आर्म, ऑब्जेक्टिव लेंथ, स्टेज, सिविल, मिरर। इस मिरर वहाँ पे होना चाहिए सनलाइट, जिससे मिरर पर रिफ्लेक्ट होके
हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपना स्लाइड को देखेंगे। और जब इस स्लाइड को देखेंगे तो हम लोग ऐसा, जब स्लाइड देखेंगे तो ऐसा निकलेगा, ठीक है। What do we observe as we look through the lens? क्या हम लोग ऑब्जर्व किए जब हम लोग ने आई पीस से ओनियल पिल के स्लाइड को जब देखा। कैन वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर दैट वी आर एबल टू सी थ्रू द, जो हम लोग ने माइक्रोस्कोप से देखा उसे हम लोग अपने कॉपी पे क्या स्ट्रक्चर कर सकते हैं। डज इट लुक लाइक, इस यहाँ पे पूछा है कि क्या ये इसी तरह दिखता है। ये हमारा क्या हो गया, सेल ऑफ ओनियन पिल। वहाँ पे यदि आपको डॉट डॉट दिखेगा, मतलब कि ऐसे रहेगा और कुछ कुछ जगह ये डॉट रहेगा, ठीक है, और इसी तरह रहेगा, तो उसे हम लोग क्या करते हैं, न्यूक्लियस। और जो पूरा बॉडी रहेगा स्क्वायर में रहेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, सेल। अब आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा हो, वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग टेम्पोररी माउंट्स ऑफ पील्स ऑफ ओनियंस ऑफ डिफरेंट साइजेस। व्हाट डू वी ऑब्जर्व, डू वी सिमिलर स्ट्रक्चर और डिफरेंट। यहाँ पूछा यदि आप कोई अलग अलग स्ट्रक्चर को बनाइएगा, लंबा छोटा, तो वो कैसा दिखेगा, क्या फिर सिमिलर स्ट्रक्चर का दिखेगा या डिफरेंट स्ट्रक्चर का। तो अगला टॉपिक है उसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो मैं यहाँ पे जूम करके इसी टॉपिक पे आता हूँ, और यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रक्चर के बारे में। दीज स्ट्रक्चर्स लुक सिमिलर टू ईच अदर। जो स्ट्रक्चर होते हैं आप कैसे भी लेंगे वो कुछ कुछ क्या लगेंगे, सिमिलर आपको लगेंगे एक दूसरे से। सिमिलर मतलब कि एक जैसा। टुगेदर दे फॉर्म अ बिग स्ट्रक्चर लाइक एन ओनियन बल्ब। We find from this activity that onion bulbs of different sizes have similar small structure visible under a microscope. इससे हम लोग को पता चलता है कि यदि हम लोग कोई भी साइज का ओनियन पील लें तो वो उसका स्ट्रक्चर जो होगा सिमिलर होगा, सेम होगा, ठीक है। जब हम लोग माइक्रोस्कोप के नीचे उसे देखेंगे, द सेल्स ऑफ द ओनियन पील will all look the same regardless of the size of the onion they came from। यहाँ पे मैटर नहीं करता कि ओनियन का साइज क्या है या ओनियन पील का साइज क्या है, या हम लोग कह सकते हैं एपिडर्मिस का साइज क्या है, हम लोग उस ये मैटर नहीं करता है। यहाँ पे मैटर करता है कि उसका साइज भी कुछ भी हो, वो उसका स्ट्रक्चर जो होगा सेम ही होगा। These small structures that we see are the basic building of the onion bulb। ओनियन बल्ब इसे कहते हैं, जो हम लोग एक प्याज लेते हैं उसी ओनियन बल्ब यहाँ पे कहा गया है। जो ओनियन बल्ब जो हम लोग देख रहे हैं, जो स्ट्रक्चर हम लोग ने यहाँ पर देखा है उस ये क्या है हमारा बेसिक यूनिट ऑफ, ये क्या है हमारा बेसिक यूनिट ऑफ ओनियन बल्ब है, ठीक है। यदि आपको कोई क्वेरीज होगा तो आप इस कमेंट में जाके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, नॉट ओनली ओनियंस बट ऑल ऑनियंस दैट वी ऑब्जर्व अराउंड आर मेड अप ऑफ शेप। जो भी हम लोग ऑनियंस को देखते हैं, जो जीता जागता हो, जो भी हम लोग उसे देखते हैं, सबका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। जो भी हम लोग देखते हैं ऑर्गेनिज्म, उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, वो होता है सेल। इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं हम लोग, सेल कर रहे हैं। सारे चीज़ किससे बने हुए रहते हैं, सेल से बने हुए रहते हैं। However, there are also single cells that live on their own। ऐसा कभी होता है कि एक सिंगल सेल पूरा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का काम करता है। जैसे कि हमारा हो गया अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया। इस तरह से हमारा क्या हो गया, ये सब हमारा
यूनिसेलुलर। सेल भी दो टाइप्स के होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर जो मैंने आपको बताया, और मल्टी सेलुलर बियर्ड, ह्यूमन, प्लांट सेल, एनिमल सेल, ये सब हमारा आ जाता है। आगे लिखा हुआ एक यहाँ पे मोड टू नो, यहाँ पे एक तरह से आपको बॉक्स दिया गया है जिसमें आप ज़्यादा जानकारी इससे बॉक्स से ले सकते हैं। तो बॉक्स में लिखा हुआ सेल्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। सेल जो है वो डिस्कवर किसके थ्रू हुआ? तो रॉबर्ट हुक, तो 1665, और ये इन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया था। कब किया था? तो 1665। इसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। He observed the cell in a cork slice with the help of a primitive microscope। हम लोग ने अभी कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा था, पर उन्होंने कॉर्क को किस माइक्रोस्कोप से देखा था? प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से देखा था। और उन्होंने कब देखा था? 1665 में, किसके माध्यम से? प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के माध्यम से। और यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है जो एक नेम, वर्ड नहीं एक नेम है, उसे आपको बताना है कि ये क्या इसे प्रोनाउंसिएट करेंगे। लुईन हुक in 1674 with the improved microscope discovered the free living cells in pond water for the first time। लुईन हुक जो थे वो 1674 में एक उससे प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से भी एक बढ़िया माइक्रोस्कोप, मतलब कि उसे इम्प्रूव किया गया था, और उन्होंने उसे देखा तो एक पॉन्ड वाटर में से एक लिविंग सेल्स को निकाले थे पॉन्ड वाटर से। उन्होंने ये क्या कब किया था? 1674 में, और रॉबर्ट हुक ने 1665 में इसे काम किया था। आगे लिखा हुआ है इट वॉज रॉबर्ट ब्राउन in 1831 who discovered the nucleus in the cell। रॉबर्ट ब्राउन जो थे, यहाँ पे रॉबर्ट हुक है, रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन दोनों अलग अलग इंसान है, तो आप यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाए। रॉबर्ट यहाँ पे टाइटल है और ब्राउन हुक ये सब क्या है? नाम है। तो रॉबर्ट ब्राउन जो थे 1831 में उन्होंने डिस्कवर किया था कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस क्या होता है, जो हम लोग आगे के चैप्टर पढ़ेंगे, पर मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। न्यूक्लियस ब्रेन ऑफ द सेल होता है, जो इन्फॉर्मेशन देता है एक मतलब कि सेल को इन्फॉर्मेशन काम देता है कि तुमको यहाँ पे क्या करना क्या नहीं करना है। सेल के अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। आगे लिखा हुआ है पुर्चिंग इंक। इससे भी आप बताइए क्या है, मुझे पढ़ने नहीं आ रहा है तो सॉरी। पुर्किंज इन 1839 क्वाइंड द टर्म प्रोटोप्लाज्म। उन्होंने एक टर्म को बताया प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म उसे हम लोग कहते हैं द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ सेल। जैसे कि मान लीजिए ये एक सेल है और इसके इर्द गिर्द क्या है? हमारे कुछ फ्लूइड है, यानी कि लिक्विड है, इसी तरह क्या है हमारे है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है। आगे लिखा हुआ द सेल थ्योरी। कहाँ गया? हाँ ये रहा। द सेल थ्योरी that all plants and animals are composed of cells and that the cell is the basic unit of life was presented by two biologists, Schleiden in 1838 and Schwann in 1839। यहाँ पे एक सेल थ्योरी के बारे में दिया हुआ है कि सेल थ्योरी किसे कहते हैं। तो सेल थ्योरी किसे कहते हैं, तो यहाँ पे दिया ही हुआ है सेल थ्योरी दैट ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड। जो भी प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं वे सेल से बने हुए रहते हैं। वो सेल एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है। सेल जो है हमारा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और ये प्रेजेंटिव मतलब कि ये बताया गया है किनके द्वारा? स्क्वैन एंड स्क्लिंडन। स्क्लिंडन ने पहले ही बता दिया था और स्क्वैन ने बाद में बताया। स्क्लिंडन ने 1838 में और उसके एक साल बाद स्क्वैन ने बताया था 1839 में कि प्लांट्स और एनिमल्स के
बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, तो सेल है। द सेल थ्योरी वाज फर्दर expanded by Vicro in 1855 by suggesting that all cells arise from pre-existing cells. The cell theory है वो further expand होता गया विर्चो इन 1855 में। तो जो सेल थ्योरी वो आगे बढ़ा, किसके द्वारा बढ़ा, तो विर्चो के द्वारा 1855 by suggesting that all cells arise from pre-existing cells. With the discovery of electron microscope in 1940, it was possible to observe and understand the complex structure of the cell and its various organelles. तो जो भी मैंने पहले आपको बताया था कि सेल के अंदर बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बहुत सारे उसके ऑर्गेन्स होते हैं। तो उन्होंने मतलब कि मैंने आपको बताया कि विर्चो ने आगे बढ़ाया और उन्होंने प्री एग्जिस्टिंग सेल्स के बारे में बताया। और जैसे जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ, कब डिस्कवर, 1940 में डिस्कवर हुआ, तो वो पॉसिबल हो गया, अंडरस्टैंड करना पॉसिबल हो गया कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, जो भी मतलब कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं, कठिन होते हैं, उस स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करना कैसा स्ट्रक्चर है। तो अब इजी हो गया था किसके द्वारा, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1940 में। ठीक है, ठीक है। अब लिखा हुआ द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंसेज लेड टू द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप वर्ल्ड। जो इन्वेंशन हुआ था मैग्नीफाइंग लेंसेज का, वो दुनिया को क्रिएचर का दिखाया है। It is now known that a single cell may constitute a whole organism as in amoeba. मैंने आपको बताया था कि यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर इसके पास एक ही सिंगल सेल है और वो सारा फंक्शन करता है जैसे कि एक मल्टीसेलुलर इंसान मल्टीसेलुलर करता है। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है अमीबा, और फिर उसके बाद सैलामोंडिया, पैरामेशियम एंड बैक्टीरिया। मैंने आपको 3 बताए थे जिसमें से मैंने बुक से नहीं देखा था। तो सैलामोंडियम भी एक क्या है, हमारा एक सिंगल सेल है जो पूरा परफॉर्म करता है जैसे कि एक मल्टीसेलुलर परफॉर्म करता है। तो मेरा एक आपसे क्वेश्चन है जिसका आपका आंसर देना है। यदि मल्टीसेलुलर के पास इतना सेल होता है तो वो अलग अलग फंक्शन करता है, पर एक जो सिंगल यानी कि यूनिसेलुलर है वो कैसे परफॉर्म कर लेता है पूरा काम जो मल्टीसेलुलर करता है। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है दीज ऑर्गन्स आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गन। तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये सारे ऑर्गन्स हम लोग यूनिसेलुलर करते हैं। यूनि मीन्स सिंगल, यूनि मीन्स सिंगल एंड सेलुलर मीन्स सेल, सिंगल सेल। On the other hand, many cells group together in a single body and achieve different function in it to form various body part in multicellular organ। मैंने मल्टीसेलुलर के बारे में बताया था। और दूसरे हाथ में मतलब दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे सेल्स से बने हैं एक बॉडी। एक तरफ था एक ही सेल से, पर दूसरी तरफ है कि बहुत सारे सेल से एक स्ट्रक्चर बना है। ठीक है, जो डिफरेंट फंक्शन फॉर्म करते हैं। मल्टीसेलुलर मतलब मेनी सेलुलर, मल्टी मीन्स मेनी, सेलुलर मीन्स सेल, मेनी सेल से जो बने हैं। इनके एग्जाम्पल है फंगी, प्लांट्स एंड एनिमल्स। फंगी जो है वो सिंगल सेलुलर नहीं है और यूनिसेलुलर नहीं है, वे क्या है, मल्टी सेलुलर। कैन वी फाइंड आउट नेम्स ऑफ सम मोर यूनिसेलुलर। आपका ये भी एक होमवर्क है कि और आप तो आपका मैंने बता दिया काम कि जितना और भी यूनिसेलुलर ऑर्गन्स आप मुझे नेम बताइएगा, जितने कौन सबसे ज़्यादा नेम बता सकता है।
Every multicellular organism cells has come from a single cell. जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वे एक सिंगल सेल से आते हैं और सेल डिवाइड होते जाता है और वे एक मल्टीसेलुलर बन जाते हैं। देखिए यहाँ वही लिखा हुआ है यहाँ पे, सेल्स डिवाइड to produce cells of their own kind. All cells thus come from pre-existing cells. सेल अपने आप खुद ब खुद डिवाइड होते हैं और मल्टीसेलुलर बनते हैं। यहाँ पे एक और एक्टिविटी दिया हुआ है 5.2 जिसमें लिखा वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग टेम्पररी माउंट्स ऑफ लीफ पिल्स। हमने उसमें पढ़ा था ओनियन पिल्स के बारे में और यहाँ पे दिया हुआ है लीफ पिल्स। Leaf peels, tip of roots of onion or even peels of onions of different sizes. यहाँ पे अलग अलग साइजेस के बारे में दिया है कि ओनियन के बारे में ओनियन के कैसे देखेंगे और जो टिप होता है ओनियन का वो लीफ पील्स से हम लोग का ये सब दिया हुआ है। तो हम लोग ये सारी एक्टिविटी कर लेंगे तो हम लोग को कुछ यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है वो हम लोग को फाइंड करना है। लिखा है डू ऑल सेल्स, जितने भी हम लोग सेल्स देखे सारी वो क्या शेप और साइज में सेम है, क्या उन लोग का उन सब का स्ट्रक्चर सेम है, मतलब कुछ मिलता जुलता है। कुड वी फाइंड द डिफरेंसेस अमॉन्ग सेल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, क्या हमने अलग अलग पार्ट जो देखा उसमें से अलग अलग स्ट्रक्चर देखा और उसका जो पार्ट है क्या उसका अलग हम देखा, क्या कुछ हम लोगों ने सिमिलरिटी निकाली। तो ये सारा एक एक्टिविटी के हैं, यदि आपको मन है तो ये सारे सवाल का क्वेश्चन का जवाब दीजिए या नहीं है तो आप कोशिश करिएगा कि आपसे निकल जाए, ठीक है। अब आगे लिखा सम ऑर्गेनिम्स कैन आल्सो हैव सेल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। सम ऑर्गेनिज्म यानी कुछ ऑर्गेनिज्म के पास अलग अलग काइंड के सेल होते हैं, जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में दिया हुआ है स्मूथ मसल सेल, ब्लड सेल, नर्व सेल, फैट सेल, स्पर्म, बोन सेल, ओवम। स्पर्म हम लोग मेल गैमेट को कहते हैं, ठीक है, और ओवम फीमेल गैमेट को कहते हैं, जो आपने 8 क्लास में पढ़ा था। आगे जो 2 पेज हम लोगों ने आज पढ़ा है और टोटल पेज है हमारे 56 8 तो ये तो एक एक्सरसाइज हो गया। टोटल पेज हमारे 10 है तो मैं इन 10 को ख़त्म कर दूंगा एक अगले में और बहुत सारे इसका पार्ट्स बनेंगे क्योंकि 10 पेज को ख़त्म करना इजीली नहीं है। मैंने आपको 2 पेज समझाया है। यदि इन दोनों पेजों से आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं। तो मैंने आपको होमवर्क दिया है, उसे यदि आप सॉल्व कर सकते हैं तो उसे कमेंट पर जाके सॉल्व कीजिएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर सीइंग दिस वीडियो फॉर इन पेशेंस।